चंद्रशेखर आजाद यह जानते हुए कि वह यहाँ पर एक सीट भी नहीं जीत सकता है उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बात से मीटिंग अगर उनकी हुई है और फिर उसके बाद इन लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम 10 करोड़ बौद्ध बनाएंगे और वो केवल उत्तर प्रदेश में बनाएंगे और अभी बनाएंगे, इस चुनाव से पहले। राजनीति में धर्म का क्या महत्व है और राजनीति में धर्म का बहुत बड़ा महत्व है, यह मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ा जो क्वेश्चन मार्क बन के कुछ लोग आए हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि राजेंद्र अम्बेडकर जी और राजेंद्र पाल गौतम जी दोनों साथ में एक मंच पर आ गए और एकदम से उन्होंने एक घोषणा कर डाली कि भाई 2025 तक हम 10 करोड़ बौद्ध बना देंगे। अब ये बड़ा सोचनीय विषय है कि 10 करोड़ बौद्ध कोई छोटी बड़ी संख्या नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी यह कहते थे कि मैं 5 साल और जिंदा रहा तो मैं इस देश को बौद्ध में कर दूंगा, लेकिन उन्होंने एक स्पष्ट प्लानिंग दी। आज भी हम उस प्लानिंग को पढ़ सकते हैं कि किस तरह से वो प्लान कर रहे थे, किस तरह से वे कार्य करने वाले थे। लेकिन इस तरह की कोई भी प्लानिंग राजेंद्र पाल गौतम जी और रायतनंद जी ने इस समाज को नहीं बताई है। बस एक शगुफा, एक जुमला छोड़ दिया है समाज के बीच में कि 10 करोड़ लोगों को वे बौद्ध बनाएंगे, क्योंकि हमारा समाज बौद्ध धर्म से प्रभावित है। और चाहे कोई बौद्ध हो या ना हो, लेकिन क्योंकि बाबा साहेब बौद्ध थे इसलिए हमारा पूरा समाज प्रभावित है। और कम से कम जो बौद्ध हैं वो उनका अनुसरण कर पाएँ और आम आदमी पार्टी को उससे उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उनको सफलता मिले या उनको कुछ फ़ायदा पहुँचे। और उनको फ़ायदा पहुँचे या ना पहुँचे ये शायद उनकी सोच में नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में कमज़ोर करना है, यह उनकी मंशा में शामिल है। इसीलिए वे निश्चित तौर पर ऐसी बात कह रहे हैं, ऐसा जुमला फेंक रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी आम आदमी पार्टी से आते हैं और वो कहते हैं कि 10 करोड़ लोगों को वे बौद्ध बनाएंगे। अब बौद्ध बनाना कोई इतना आसान काम तो है नहीं, लेकिन मिस कॉल देकर अगर कोई बौद्ध बन जाए, अब मैं बौद्ध हूँ पहले से ही, और अगर मैंने मिस कॉल दे दी तो मेरा नाम भी उसमें शामिल हो गया, यानी कि जो अभी बौद्ध हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। चलिए छोड़िए इस विषय को, इसको भी छोड़ दीजिए, चलो उनको भी शामिल कर लीजिए, तब भी आप 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बना लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो राजेंद्र पाल गौतम जी को यह बताना चाहिए कि क्या उन्होंने अपने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को बौद्ध बना लिया है? क्या उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को बौद्ध बना लिया है? क्या उन्होंने अपने सारे दिल्ली के जो विधायक हैं उनको बौद्ध बना लिया है? चलो ठीक है, वो दूसरे समाज से हैं, उनको बौद्ध धर्म पसंद ना आता हो या आपकी इच्छा हो, आप क्योंकि बुद्धिस्ट विचारधारा से आते हैं इसलिए आपकी इच्छा है कि देश में बौद्ध बढ़ें, चलिए ठीक है। लेकिन क्या आपके अलावा जो दिल्ली की विधानसभा है उसमें 11 और विधायक हैं जो आपके समाज से आते हैं, क्या आपने उनको बौद्ध बना लिया है? आपने केजरीवाल जी जो इतने पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं, जो अगर आप उनको बौद्ध बनाने की प्रक्रिया समझाएं, बौद्ध धर्म के बारे में समझाएं, तो वो अच्छी तरह से समझ लेंगे। आपने उनको बौद्ध नहीं बनाया है, आप उनको बौद्ध नहीं बना पाए हैं। मंत्रिमंडल जो अच्छे पढ़े लिखे लोगों का एक संगठन है सरकार में, आपने उनको भी बौद्ध बनाने का प्रयत्न नहीं किया है, उनको भी बौद्ध नहीं बनाया है। उसके अलावा आपके जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, आपने उनको भी बौद्ध नहीं बनाया है। उसके अलावा आपने जो अपने अलावा अपने ही समाज के लोग जिनको आप चाह रहे हो कि वो बौद्ध बन जाएं, जो 11 लोग और हैं, उनको भी आपने बौद्ध नहीं बनाया है, उसके लिए भी आपने प्रयास नहीं किया है। और आप कह रहे हैं कि 11 करोड़ लोगों को बौद्ध बना लेंगे। तो ये एक जुमला मात्र है साथियों, इस जुमले से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा समाज भावनाओं में बहने वाला समाज है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पीछे भीड़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के साथ में चलने के लिए लोग नहीं हैं, अनुसरण करने के लिए लोग नहीं हैं, इनके साथ भी लोग हैं, लेकिन वे लोग अंधे हुए लोग हैं। याद कीजिए बाबू जगजीवन राम को। जब बाबू जगजीवन राम जी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विरोध करते थे और यह कहते थे हमारे समाज के भीतर जाकर कि गांधी जी तुम्हारे असली मसीहा हैं और अम्बेडकर तुम्हारा दुश्मन है, अम्बेडकर तुम्हारे हित के लिए काम नहीं कर रहा है बल्कि वो तुम्हारे विरोध में काम कर रहा है। तो वो जो बाबू जगजीवन राम जी थे, बाबू जगजीवन राम जी के पीछे भी भीड़ थी, कुछ लोग उनके साथ भी थे। ऐसा नहीं है कि वो अकेले घूमते थे, बहुत बड़ा भीड़ का तब का उन्होंने अपने साथ में ले रखा था। ऐसे ही आज जब हम देखते हैं कि उदित राज जी जब इस देश में मिशन मूवमेंट का कार्य करते हैं, बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर अपना नाम रामराज से उदित राज बदल लेते हैं, कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उदित राज जी अकेले थे।
उनके साथ में भी हजारों लोग होंगे। तो वे लोग कौन हैं? आज भी राजेंद्र पाल जी अकेले नहीं हैं, तो उनके साथ में लोग कौन हैं? राजरतन जी जो राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ खड़े होकर तो पिक्चर खिंचवा लेते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली वो समाज का कार्य करने के लिए नहीं निकल सकते, तो उनके साथ भी लोग घूम रहे हैं। तो वो लोग कौन हैं? चंद्रशेखर, उनके साथ में भी लोग हैं, वे लोग कौन हैं? साथियों, ये वो लोग हैं जो कभी भी चिंतन मनन करने का कार्य नहीं करते हैं, अध्ययन करने का कार्य नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अंधश्रद्धा से युक्त हैं। और चंद्रशेखर आजाद जी अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ख्वाब ले रहे हैं और केवल उत्तर प्रदेश में ही जाने का काम करते हैं, तो साथियों, इस समाज के लोगों को इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि उधर से राजेंद्र पाल गौतम जी क्यों केवल उत्तर प्रदेश में ही आ रहे हैं, इस देश के अन्य प्रदेशों में भी चुनाव होने वाले हैं, वहां नहीं जा रहे हैं। और जो 11 विधायक, जो 12 विधायक हैं केजरीवाल सरकार के, वो 12 के 12 विधायक जो SC ST वर्ग से हैं, जो आरक्षित वर्ग से, वे उन्होंने उत्तर प्रदेश में लगाए हैं। उनको बाहर किसी और प्रदेश में नहीं भेज रहे हैं। वहां से राजरत्न अंबेडकर को अब जब राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में वो मीटिंग करते हैं, तो संभावित है, और मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि केजरीवाल जी से भी उनकी मीटिंग हुई होगी। और केजरीवाल जी से मीटिंग अगर उनकी हुई है और फिर उसके बाद इन लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम 10 करोड़ बहुत बनाएंगे और वो केवल उत्तर प्रदेश में बनाएंगे और अभी बनाएंगे इस चुनाव से पहले, तो ये क्या संकेत देते हैं? इधर से चंद्रशेखर आजाद यह जानते हुए कि वह यहाँ पर एक विधायक का सीट भी नहीं जीत सकता है उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बात से क्या संकेत जाते हैं? तो जो समझदार लोग हैं, क्योंकि परम पूज्य बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज का मार्गदर्शन करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी, और एक एक बात बाबा साहेब की बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि मैं पढ़ा लिखा उस व्यक्ति को जानता हूं, उसको मानता हूं, जो अपने दुश्मन की पहचान करता है। और जो व्यक्ति अपने दुश्मन की पहचान नहीं करता है, वह खुद कभी भी मारा जाएगा, और खुद तो मारा जाएगा, वह साथ में जो उसके साथ चलने वाले लोग हैं उनको भी मरने के लिए मजबूर कर देगा। और यह हम देख चुके हैं। हमने बाबू जगजीवन राम जी को देखा, हमने उदित राज को अभी अभी देखा है, वर्तमान में अभी वे मौजूद हैं। हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने, उनके साथ जो मिशन मूवमेंट की भावना से लोग जुड़े थे, उन्होंने भी इसी तरह से बुराइयां की थी। प्रत्यक्ष रूप में जब मैं उनसे मिला था उदित राज से, तो उन्होंने यह कहा था कि मायावती तो दलित समाज की राजनीति पर कुंडली मारकर बैठ गई है। और अगर इस तरह का प्रचार कर करके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ इसी समाज के लोगों को इकट्ठा किया उन्होंने, और उन लोगों ने उनके लिए पूरा त्याग बलिदान किया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना घर तक बर्बाद कर दिया, और वो एक दिन भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और उसमें अपनी पार्टी का विलय कर देते हैं, अपने संगठनों का विलय कर देते हैं। तो उसके बाद जो मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने दुश्मन को नहीं पहचानता, वह खुद तो मारा ही आता है, बल्कि अपने साथ में जुड़े लोगों को भी मरने के लिए मजबूर करता है। ऐसी ही हालत उदित राज जी ने उन लोगों की कर दी। तो जो लोग आज गुमराही में जी रहे हैं और आज यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आज बहुजन समाज के लिए एक एक वोट की बहुत भारी कीमत है। अगर एक एक वोट की कीमत को जोड़कर इस देश में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से हमने शासन सत्ता हासिल कर ली, तो उसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। अगर इस बात को हम समझ लें और कटिबद्ध हो जाएं, प्रतिबद्ध हो जाएं इस चुनाव के लिए, तो मैं ये समझता हूं कि हम लोग इस देश में एक नया परिवर्तन देखेंगे। साथियों, देखिए आप जो है एक बार नज़र उठाकर बंगाल की तरफ। बंगाल में जिस तरह से जो केंद्र में बैठी सरकार है, वो लगातार जो उनके खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोग हैं राजनीति में, उनके खिलाफ हमेशा सीबीआई का प्रयोग करती है। बहन जी के खिलाफ भी वह सीबीआई का प्रयोग करती है। ऐसे ही उसने ममता बनर्जी के खिलाफ भी सीबीआई का प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन ममता बनर्जी को अगर बचाया तो वो रानी सत्ता ने बचाया। ममता बनर्जी हरगिज झुकी नहीं, हिली नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मेरे पास इस प्रदेश की शासन सत्ता है तो ये सीबीआई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे ही साथियों, आज कहीं ना कहीं हमें इस बात की धमक महसूस होती है, क्योंकि साहब कांसी राम जी ने अपनी पुस्तक, अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक चमचा युग के माध्यम से
हमारे समाज को यह बताने का प्रयास किया कि जब जब तुम्हारे समाज में कोई निष्ठावान, ईमानदार और सच्चा नेतृत्व पैदा होगा तो उसको तोड़ने के लिए, उसको गिराने के लिए, उसको झुकाने के लिए इस देश के मनुवादी लोग नाना प्रकार के यत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे। का हिस्सा ही है आज डॉक्टर अम्बेडकर जी, राजेंद्र पाल गौतम जी और चंद्रशेखर आजाद जी। आज मुझे सीधे सीधे तौर पर जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, मैं ये देख पाता हूं कि ये लोग आज उस षड्यंत्र का हिस्सा बने हुए हैं। आज इनकी अपनी खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी हावी हो रही हैं इनके ऊपर कि आज ये कुछ भी देखने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज चंद्रशेखर आजाद जी को जो थोड़ी बहुत उनके पीछे भीड़ चल रही है, उसको देख के ऐसा महसूस होता होगा कि वो अगले चुनाव में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन साथियों, अगर अभी जो वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की है, अभी 19 विधायक हमारी झोली में हैं, और अगर ये चुनाव होने के बाद ये 19 विधायक भी नहीं रहे तो फिर क्या चंद्रशेखर आजाद जी इस समाज को बचा पाएंगे? क्या इस समाज का जो मिशन मूवमेंट है उसको बचा पाएंगे? इस देश में हमारे महान पुरुषों के त्याग, समर्पण, बलिदान को बचा पाएंगे? तो साथियों, हमें यह सोचना होगा। तथागत बुद्ध ने कहा धम्मपद में कि अपमादो अमत पदंग पमादो मचनो पदंग अपमता नैमियंती ये पमता यथामता, कि जो प्रमाद है वो मृत्यु पद के समान है। इसलिए बुद्ध ने अप्रमादी होने के लिए कहा। आज हम चंद्रशेखर जी के माध्यम से यही देख पा रहे हैं, क्योंकि यदि कोई शॉर्टकट देखना चाहता है बिना अपने एफर्ट्स के, बिना अपने प्रयत्नों के, वह रानी सत्ता में पहुंचना चाहता है बहुत ही छोटे समय में। अभी जुम्मा 1 या 2 साल या 3 साल ही हुए हैं, और जो मेन मीडिया है उसके माध्यम से वो एक हीरोइज्म इस देश में प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, समाज को देखना होगा कि साहब कांसीराम जी को साहब कांसीराम बनने में कितना संघर्ष और कितना लंबा समय लगा। उनके जो प्रथम 15-20 साल थे उसको देखिए गौर से। क्या चंद्रशेखर जी ने ये अभी कर लिया है इतना सब कुछ? और वे प्रमादी हैं। प्रमादी मतलब कि आज अपने बल पर नहीं चल रहे हैं, आज वे दूसरों के बल पर चल रहे हैं। अपना उनके अंदर कुछ भी नहीं है। आप गौर कीजिए, थोड़ा सा इतिहास पर दृष्टि डालिए कि साहब कांसीराम जी ने जो चंदा इकट्ठा किया, जिससे पार्टी ने चुनाव लड़ा, वो चंदा कैसा था? क्या धनपतियों के पास जाकर उन्होंने चंदा इकट्ठा किया? क्या ऐसे सेठ और साहूकार समाज में थे जिन्होंने रातों रात उनको खड़ा होने का मौका दे दिया? आज एकदम से चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी खड़ी हुई। मुझे तो याद आता है वो पहला चुनाव जो बिजनौर से बहन जी लड़ा था, जो एक टूटी फूटी जीप लेकर आई थी कहीं से। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी